नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बीटीसी सेकंड सेमेस्टर गणित विषय के इकाई 10 के सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा और साथ ही में इस चैप्टर में जो भी सूत्र प्रयोग होंगे उनको भी बताऊंगा। इसलिए मेरे वीडियो को इन तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक खास बात मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि मैं बीटीसी सेकंड सेमेस्टर मैथ में इकाई 9 तक का जो भी बेसिक था वो बता चुका हूं और साथ ही में एक्सरसाइज भी हल करवा चुका हूं। तो जो लोग अभी तक मेरे वो वीडियोज ना देखे हों तो बीटीसी सेकंड सेमेस्टर मैथ की प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वह लोग मेरे वो वीडियो वहां से देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इकाई 10 है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए, त्रिभुज के क्षेत्रफल के जितने फार्मूले थे मैं इससे पहले वाले चैप्टर में आप लोगों को बता चुका हूं और यहाँ पर देखिए इस एक्सरसाइज में एक फार्मूला और बढ़ गया है। यहाँ पर देखिए समलंब का क्षेत्रफल। तो देखिए इस चैप्टर से समलंब का क्षेत्रफल सूत्र से भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये फार्मूला भी आप लोग याद कर लेना और ये फार्मूला आप लोग वहाँ पर बढ़ा लेना, यानी कि जहाँ पर भी फार्मूले नोट किए हैं वहाँ पर इस फार्मूले को भी नोट कर लेना और सारे फार्मूले आप लोग एक जगह इकट्ठा लिख लीजिए जिससे आप लोगों को याद करने में आसानी हो। तो यहाँ पर जो है ये फार्मूला भी इस चैप्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है, यानी कि इससे संबंधित भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन जो दिए गए हैं कुछ इस टाइप के दिए गए हैं कि बिंदुओं 0,4, फिर देखिए 0,-4 और 6,0 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर निर्देशांक दिए गए हैं और निर्देशांक की सहायता से हमको क्या करना है, हमको जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। और जो इससे पहले हम चैप्टर पढ़े हैं उसमें क्या था कि उसमें हमको भुजाओं की माप दी हुई होती थी और जो है उन भुजाओं की माप से हम जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते थे। तो यहाँ पर उससे ये चेंज चैप्टर है, यानी कि यहाँ पर हमको इस फार्मूले पर आधारित कुछ क्वेश्चंस मिल सकते हैं और यहाँ पर जो निर्देशांक दिए हुए हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो अभी मैं जब ये क्वेश्चंस हल कराऊंगा तो इस क्वेश्चंस को हल कराने के टाइम इसमें जो सूत्र प्रयोग होगा उसको आप लोगों को क्लियर करा दूंगा। उससे पहले आप लोग समझ लीजिए कि समलंब क्या है। तो देखिए, समलंब वह चतुर्भुज है जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, तो वो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई इस तरीके से चतुर्भुज बना हुआ है और जो है इसकी मान लीजिए एक भुजा या कह लीजिए एक भुजाओं का युग्म देखिए इस तरीके से समांतर है। देखिए ये और ये दोनों ये समांतर हैं और ये समांतर नहीं है, यानी कि अगर दोनों युग्म समांतर हो जाएंगे तो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि जो है चतुर्भुज का एक युग्म, यानी कि चतुर्भुज के भुजाओं का एक युग्म जो है वो जो है समांतर होता है और वही जो है समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो ये आप लोग विशेष ध्यान रखना। तो देखिए, समलंब चतुर्भुज की परिभाषा क्या हो जाएगी कि समलंब वह चतुर्भुज है जिसमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है, समलंब चतुर्भुज कहलाता है। और समलंब चतुर्भुज की जो समांतर भुजाएं होती हैं इनको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। यानी कि जैसे ये और ये भुजा दोनों समांतर हैं तो इनको क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और जो अन्य दो भुजाएं होती हैं उनको हम पाया कहते हैं। यानी कि जो समांतर भुजाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, और जो दो अन्य भुजाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज का पाया कहते हैं। तो देखिए, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है बिंदुओं 0,4 और 0,-4 और 6,0 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए आप लोगों को हम करके बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए मान लीजिए ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब देखिए यहाँ पर देखिए तीन बिंदु दिए हुए हैं, यानी कि जो त्रिभुज है उन त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पहला बिंदु दिया हुआ है यहाँ पर इसके जो है निर्देशांक लिख लेते हैं, 0,4 दिया हुआ है। फिर बी बिंदु इसको मान लेते हैं तो इसके जो है निर्देशांक क्या दिए गए हैं, 0,-4 दिए हुए हैं और सी के दिए हुए हैं 6,0।
तो इस प्रकार से इसको लिख लेते हैं। अब यहाँ पर जो चीज़ माने हैं वो लिख लेते हैं कि माना त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक अब यहाँ पर देखिए ए जो है उसको माने हैं आप 0,4 ये है। तो इसको हम जो है कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर x1 और y1, देखिए जो a है इसको मान लेंगे x1 और y1, इस तरीके से इसको मान के चलेंगे। और ये हो गया a, और इसी तरीके से यहाँ पर बराबर लगा लीजिए। और इसी तरीके से b को इस तरीके से मान लेंगे। b बराबर देखिए क्या है 0,-4। इस तरीके से इसको हम क्या मान लें x2 y2, इस तरीके से x2, y2 मान लें। और फिर c बिंदु एक माने हैं जो, तो c बिंदु को देखिए इसके निर्देशांक हैं 6,0, तो इसको मान लें x3 y3। तो इस तरीके से ये तीनों बिंदुओं के निर्देशांक हो जाएंगे, यानी तीनों शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, अब देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूले का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो फार्मूला देखिए होता है 1/2, फिर देखिए यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए x1, और फिर हो जाएगा यहाँ पर देखिए y2 माइनस y3, और प्लस x2, और यहाँ पर हो जाएगा y3 माइनस y1, और फिर यहाँ पर देखिए फिर प्लस होगा x3, और फिर हो जाएगा y1 माइनस y2। इस तरीके से ये फार्मूला हो जाएगा। और इसी फार्मूले में ऊपर ये मान जो हैं ये मान रख करके इसको हल करना है। तो देखिए अब आप लोगों को हम बता दें कि इस फार्मूले को याद कैसे करना है। तो देखिए अगर इस फार्मूले को याद करना है तो हम क्या करेंगे, यानी कि इसको क्लॉकवाइज जो है याद करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए x1 आ रहा, x2 आ रहा, x3, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर एक घड़ी बनी हुई है और घड़ी जो है इस तरीके से बनी हुई, और मान लीजिए इस पर जो है x1 और x2 और x3 इस तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जैसे घड़ी की सुइयाँ चलती हैं क्लॉकवाइज, वैसे ही यहाँ पर जो है आपको याद करना, यानी कि x1 पहले आएगा, फिर x2 आएगा, फिर x3 आएगा। यहाँ पर देखिए x3 है तो ये x3 आएगा, यानी कि क्लॉकवाइज आपको आगे बढ़ना है, जिससे आप लोगों को जो है इस तरीके से अगर याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि यहाँ पर देखिए x1 आया है तो यहाँ पर अगली बार में x2 आएगा, यहाँ पर x3 आएगा। इसी प्रकार से देखिए अगर y में देखें तो y में भी मान लीजिए यहाँ पर y1 हो, यहाँ पर y2 हो, यहाँ पर y3 हो, तो देखिए y2 माइनस y3 जैसे आया है तो यहाँ पर y2 माइनस y3 हो जाएगा। इसी प्रकार से अब 3 पर ये खत्म हुआ है तो 3 से फिर यहाँ पर शुरू करेंगे तो y3 माइनस, देखिए y3 माइनस y1 हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है अब y1 पर खत्म हुआ तो y1 माइनस y2, यानी कि y1 माइनस y2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्लॉकवाइज आपको आगे बढ़ना है सीरियल से, तो आपका जो फार्मूला होगा वो गलत नहीं होगा और याद करने के टाइम आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। यानी कि x1 के बाद अब x2 आएगा, ये आपको याद रखना है, x2 के बाद x3 आएगा। इसी प्रकार यहाँ सीरियल देखें तो यहाँ पर भी सीरियल उसी तरीके से मिल रहा है कि y2 माइनस y3 है, फिर y3 माइनस, यानी कि 3 के बाद आपको 4 पर तो जाना नहीं क्योंकि यहाँ पर बिंदु 3 ही है, तो y3 के बाद फिर पुनः वापस जो है y1 पर जाएंगे तो माइनस में y1 हो जाएगा, और फिर y1 से शुरू करेंगे तो y1 के बाद क्या आता है y2 आता है तो y2 माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से इसको याद करना है। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब हम इन बिंदुओं के जो है यहाँ पर मान रख लेंगे और क्वेश्चंस को हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए x1 की जगह पर देखिए क्या रखेंगे, यहाँ पर देखिए x1 0 है तो यहाँ पर हम 0 रख देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर जो है ब्रैकेट लगा हुआ है छोटा, तो यहाँ छोटा ब्रैकेट लगा देंगे। फिर y2 देखिए यहाँ पर माइनस का 4 है तो यहाँ पर माइनस का 4 रख देंगे, और फिर बीच में माइनस है, और उसके बाद फिर है y3, तो देखिए y3 यहाँ पर 0 है तो 0 लिख देंगे। उसके बाद फिर बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे। फिर देखिए x2 है तो यहाँ पर x2 0 है तो 0 लिख देंगे।
तो यहाँ पर देखिए 0 हो गया। और उसके बाद फिर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर y3 है, तो देखिए y3 कितना है, 0 है, तो 0 लिख देंगे। और फिर माइनस y1 है यहाँ पर, तो देखिए y1 यानी कि 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। फिर जो है ब्रैकेट बंद कर देंगे। उसके बाद फिर प्लस है, प्लस लगाएंगे। और फिर यहाँ पर x3 यहाँ पर है, तो देखिए x3 क्या है, x3 यहाँ पर देखिए 6 है, 6 लिखेंगे। और फिर ब्रैकेट y1 देखिए क्या है, तो y1 देखिए जो है यहाँ पर देख सकते हैं y1 है 4, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। और उसके बाद फिर माइनस y2 क्या है, तो y2 यहाँ पर देखिए माइनस का 4 है, तो यहाँ पर माइनस का 4 लिखेंगे। और माइनस पहले से ऑलरेडी है, तो इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का 4 जो है आप पहले ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पर पहले नहीं लिखेंगे तो आपको बाद में यहाँ पर माइनस माइनस प्लस करना पड़ेगा। अब ब्रैकेट इसको बंद कर देते हैं। अब देखिए 1/2, और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर ये 0 है, तो यानी कि इस 0 का अगर इसमें गुणा करेंगे तो देखिए किसी संख्या को 0 से गुणा करने पर 0 हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यानी कि इसकी जगह पर, इतने की जगह पर 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस, ये भी यहाँ पर देखिए 0 गुणे में आ रहा, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये भी 0 हो गया। उसके बाद फिर बीच में यहाँ पर प्लस है, फिर प्लस लगाएंगे। अब इनको इनको जोड़ लेंगे तो 4 4 8 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो 8 छंग 48 हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये 48 हो गया। और उसके बाद अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 1/2, और यहाँ पर देखिए ब्रैकेट से क्या निकल कर के आएगा, 48। अब इसको जो है सरल कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 और 2 चौको 8, तो यहाँ पर देखिए 24 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 24 वर्ग इकाई, यानी कि यहाँ पर कोई इकाई तो दी नहीं थी, और जो है केवल बिंदुओं के निर्देशांक दिए थे, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 24 वर्ग इकाई, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, सेकंड नंबर, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु 4,6, 3,4, 6,2 हैं। यानी कि सेम क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो है क्वेश्चन हम आप लोगों को बता रहे हैं, जो पहला क्वेश्चन अगर आप लोगों की समझ में सही से ना आया हो तो एक बार पुनः आप लोग इस क्वेश्चंस को ध्यान से देख लीजिए, आप लोगों की समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे इस तरीके से, और फिर त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक लिख लेंगे। माना ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो यहाँ पर ए बिंदु के निर्देशांक देखिए क्या दिए हुए हैं, 4,6, और यहाँ पर बी बिंदु के निर्देशांक क्या दिए हुए हैं, 3,4, और उसके बाद फिर सी बिंदु के निर्देशांक क्या दिए हुए हैं, 6,2। तो इस प्रकार से जो है निर्देशांक हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो चीज हम माने हैं वही जो है इधर लिख लेंगे कि माना त्रिभुज ए बी सी, माना त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक ए, यहाँ पर ए के निर्देशांक लिख लीजिए 4,6, शीर्षों के निर्देशांक ए बराबर ये हो जाएगा, और बी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बराबर लगा दीजिए, बी बराबर हो जाएगा 3,4, तथा सी बराबर क्या हो जाएगा, 6,2 हैं। तो इस प्रकार से मान लेंगे कि माना त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक ए बराबर 4,6, बी बराबर 3,4 तथा सी बराबर 6,2 हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो माने हैं इसको यहाँ पर देखिए छोटा छोटा लिख लेंगे। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और फिर ये x3 है और ये y3 है। देखिए यहाँ पर इस तरीके से अगर संकेत हम लिख लेंगे तो हमको फार्मूले में यूज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए हम आगे क्या करेंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, या कह लीजिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल।
तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे 1/2 और उसके बाद फिर बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर x1 और फिर यहाँ पर देखिए y2 माइनस y3 हो जाएगा और फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर यहाँ पर देखिए प्लस का, अब यहाँ देखिए x1 खत्म हुआ है तो यहाँ पर x2 आएगा और फिर यहाँ पर देखिए y3 पर एंड हुआ है तो यहाँ पर y3 माइनस क्या आएगा y1 और उसके बाद फिर प्लस लगाएंगे। अब यहाँ देखिए x2 के बाद क्या आएगा x3 आएगा और उसके बाद यहाँ पर देखिए y1 पर एंड हुआ तो यहाँ y1 पर शुरू होगा और फिर y1 के बाद क्या आएगा कि y2, देखिए y1 के बाद क्या आएगा y2, तो यहाँ पर y2 हो जाएगा और उसके बाद फिर बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। तो इस प्रकार से फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि इसको समझने की ज़रूरत है, आपको बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं। एक बार जो है सीरियल से इसको समझ लेंगे, यानी कि क्लॉक वाइज कैसे चलता है उसी प्रकार से अगर समझ लेंगे तो आपको फार्मूला याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि यहाँ पर देखिए x1 x2 x3 हो जाएगा, यहाँ पर y2 और माइनस y3 हो जाएगा, फिर y3 माइनस y1 हो जाएगा और फिर y1 माइनस y2 हो जाएगा। अब देखिए इसी फार्मूले में जो है मान रख लेंगे बिंदुओं के और उसके बाद फिर हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1/2, अब यहाँ पर देखिए मान रखिए x1 क्या है, तो यहाँ पर देखिए इसको मान लें x1 y1, यहाँ पर भी मान चुके हैं हम और यहाँ पर भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x1 y1 और यहाँ है x2 y2 और यहाँ पर है x3 y3। तो इस प्रकार से लिख करके अब यहाँ पर मान रख दीजिए। देखिए x1 क्या है, तो x1 देखिए 4 है और फिर यहाँ पर y2 क्या हो जाएगा, तो देखिए y2 हो जाएगा 4, फिर माइनस का देखिए है y3, तो y3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 लिख लेंगे। फिर प्लस अब यहाँ पर x2 क्या है, तो देखिए x2 है 3, तो यहाँ पर 3 लिख लेंगे और फिर यहाँ पर देखिए y3, तो y3 है 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और फिर माइनस यहाँ पर y1 है, तो y1 क्या है 6 है, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। उसके बाद फिर बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे। फिर x3, तो देखिए x3 6 है और फिर ब्रैकेट, अब y1 क्या है, तो y1 देखिए 6 है तो 6 लिखेंगे और फिर माइनस y2 है, तो y2 क्या है 4 है, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे और उसके बाद फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब सिर्फ इसको हल करना है, यानी कि फार्मूले में आप यहाँ पर सही से जो है अंकों को लिख ले जाएं, उसके बाद फिर यहाँ पर सॉल्व करना है और प्लस माइनस की गलती ना होने पाए, बस आपका आंसर सही से निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 और फिर यहाँ पर देखिए 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस का यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 में से 6 माइनस होगा, तो 2 में से 6 माइनस नहीं हो सकता क्योंकि ये छोटी संख्या, तो हम क्या करेंगे 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 4, यानी कि यहाँ पर माइनस वाली संख्या बड़ी थी तो माइनस का चिन्ह लगेगा। ये विशेष रूप से ध्यान रखना, ये नहीं कि 6 में से आप 2 घटा लीजिए और चिन्ह प्लस का लगाइए तब फिर यहाँ माइनस वाली गलती हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस माइनस में कभी भी संख्याएं दी हुई हों तो उनको आपस में घटा लेते हैं और चिन्ह जो है क्या होता है, चिन्ह जो बड़ी संख्या के साथ में होता है वही लगाते हैं। तो यहाँ पर बड़ी संख्या के साथ में माइनस का चिन्ह था तो माइनस लगा दिए, अगर प्लस का होता तो प्लस लगाते। तो यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर है प्लस, तो यहाँ पर प्लस लगा दिए, 6 हो गया। उसके बाद 6 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर प्लस वाली संख्या बड़ी थी इसलिए प्लस का आएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। उसके बाद फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यहाँ पर 1/2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा और उसके बाद फिर बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए 4 तिहाई 12 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 12 जो है प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस का 12 होगा और उसके बाद फिर यहाँ प्लस है, प्लस लगाएंगे और 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए अगर ये ब्रैकेट यहाँ पर खोलेंगे तब यहाँ पर माइनस का 12 निकल करके आएगा, तो इसलिए जो है ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर बढ़ाना चाहे तो एक स्टेप बढ़ भी सकता है, लेकिन अगर यहीं पर इसको काट दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी कि अब इसमें अगर ब्रैकेट को खोलेंगे तो प्लस माइनस का गुणा माइनस होगा, तो यहाँ पर माइनस का 12 और प्लस का 12 कैंसिल हो जाएगा। तो हम अगर चाहें तो यहीं पर भी इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब 1/2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाई 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 से इसको भाग करेंगे तो 2 चौको 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए
ऊपर आ रहा है 4, तो यहाँ पर 4 ही इसका आंसर हो जाएगा। चूंकि क्षेत्रफल है इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 4 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आप लोगों को बताए हैं ये इस चैप्टर में उदाहरण में क्वेश्चन दिए हुए थे, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा ये भी बता दिए जाएं। तो ये उदाहरण के क्वेश्चन थे। तो अब जो इसके बाद का वीडियो आप लोगों को मिलेगा वो मिलेगा इसी चैप्टर से एक्सरसाइज का। तो इसके बाद वाला वीडियो आप लोगों का एक्सरसाइज का होगा। तो दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।